मुझे ये जरा ये आपसे समझना है कि पश्चिम बंगाल को अगर हम छोड़ देते हैं, केरल की बात करते हैं, वहां पर स्पेशली ये कहा जा रहा है कि बहुत चांसेस इस बार थे बीजेपी को बहुत कुछ गेन करने के, लेकिन बीजेपी का एक भी खाता खुलता केरल में नजर नहीं आ रहा है, जबकि आप लोगों ने मेहनत बहुत की थी। इसकी कोई खास वजह आपको समझ में आ रही है क्या उषा जी? जी देखिए, कोशिश करना और ईमानदारी से लगे रहना ये जिम्मेदारी है। परिणाम तो फिर परमात्मा और जनता के हाथ में है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं संजय जी आपका। अध्यक्ष है नागरिक आपूर्ति निगम के छत्तीसगढ़ के और वरिष्ठ नेता हैं, संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रखते हैं, जबरदस्त प्रवक्ता भी रहे हैं, वक्ता भी हैं। संजय जी बहुत स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं आपको इस जीत की पश्चिम बंगाल की। जी नमस्कार संजय जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। एक और स्टेट आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद अब बीजेपी के पास आ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जब आपके न्यूज़ 24 चैनल में मुझे आने का अवसर मिला है जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बंगाल की, असम की, पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा मतदान करके अपने विश्वास का जो परिचय दिया है। विशेषकर बंगाल चूंकि बड़ा एक स्टेट है, असम है एक बड़ा स्टेट है और तमिलनाडु भी बड़ा है, तमिलनाडु में भी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल, असम की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। देखिए, हर एक प्रदेश के जो लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनको भी लगता है कि उनके क्षेत्र में विकास होना चाहिए, उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का ये जो परिणाम है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत का विषय नहीं है, वो तो माननीय मोदी जी के प्रति एक विश्वास का ही मत था, लेकिन साथ ही साथ पश्चिम बंगाल जिसकी चर्चा देश के अंदर में सबसे ज्यादा हो रही थी, न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश, सभी राज्यों के अंदर में इसकी चर्चा थी कि आखिर वहां परिणाम क्या होगा और लोगों को विश्वास था कि बीजेपी जीतेगी। तो मुझे लगता है जीत से भी एक बड़ी चीज सामने आई है कि 50 साल बाद, पहले 35 और फिर 15-50 साल के बाद इस प्रदेश के अंदर में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। वहां लोकतंत्र जिस तरीके से समाप्त हो गया था, जो मतदाता है उनको वोट नहीं डालने देना, अवैध जो घुसपैठ थे, बांग्लादेशी थे, वो वोटर के रूप में गलत तरीके से मतदान करके दूसरे दलों को जिताते थे, इन तमाम जो अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था थी, उसको पहले ठीक किया गया। एसआईआर में जो चीजें आई हैं, और मुझे लगता है कि जीत तो है बहुत बड़ी, बंगाल की जनता की जीत है, माननीय मोदी जी की जीत है, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आने वाले समय के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत बंगाल की जनता को हर एक को सुविधाएं मिलेंगी, जो केंद्र की योजनाओं के माध्यम से हर एक को अधिकार मिलेगा, जिनके वो अधिकारी थे, जो शायद टीएमसी और लेफ्ट की सरकार के समय उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा विषय था और कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत दिया। ये जीत जो है भाजपा की जीत है, वो तमाम जो शहादत जिन्होंने पाई है पिछले कई वर्षों में चुनाव के दौरान, उनके शहादत को भी नमन करने का ये दिन है कि उनकी शहादत के कारण आज पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो विकास की पर्याय बन चुकी है, उनकी सरकार यहां पर बनी है। ठीक है, मैं जल्दी से उषा ठाकुर जी से एक आखिरी सवाल, बहुत जरूरी है उषा जी, इंदौर में चूंकि आप हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी से आज हमने बात करने की कोशिश की, वो रो पड़े और उनका यह कहना था कि अगर अमित शाह जी नहीं होते तो जहां मेरी माता जी की फोटो लटकी उसके बगल में मेरी फोटो लटकी होती। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने हमारे खिलाफ रेप जैसे झूठे नॉन बेलेबल मुकदमे दर्ज कराए। उन्होंने यह भी कहा कि सेना हो या चुनाव आयोग के अधिकारी, सब पर झूठे आरोप लगा करके ममता बनर्जी ने वहां पर बड़ा मुश्किल कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि अगर पीएम मोदी पिछले चुनाव में, मतलब जब प्रभारी जो थे वो कैलाश विजयवर्गीय थे, तब हर सीट पर उतना समय दे पाते जितना इस बार दिया, तो हम तभी ये जीत जाते। क्या मायने इसके? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया और लोकतंत्र का अपमान किया। इस प्रकार से झूठे प्रकरण और मुकदमे दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी ने हर समय पुरजोर कोशिश की और लगातार इस मेहनत का ही ये परिणाम है कि आज हम प्रचंड बहुमत में आए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं उषा ठाकुर जी, हमें वक्त देने के लिए, न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। मुन्ना अहमद खान साहब आपके पास आता हूं। मुन्ना अहमद खान साहब, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए जब भी चुनाव परिणाम आए तो जीत के जश्न के तौर पर उसे मना पाने की कोई उम्मीद जागना। आपको यहां पर जाहिर सी बात है कि केरल में ये चीजें मिली हैं, लेकिन उम्मीद के अपेक्षा के मुताबिक
आप इस रिजल्ट को देखते हैं या आपको लगता है कमी रह गई? नहीं, उम्मीद जिस तरीके से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के द्वारा वहां चुनाव लड़ा गया और सारे तंत्र इनके साथ थे, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या कई और अधिकारी। जहां तक चुनाव आयोग पे, आप समझिए एक चुनाव आयोग पे कई बार और कोई छोटे आदमी, हल्के आदमी के द्वारा सवाल नहीं खड़े किए गए। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए, वहां के कई लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए। यहां तक कि एक प्रेस वार्ता में ज्ञानेश कुमार जी से पूछा गया कि जिस आप घुसपैठिए की बात कर रहे हो, आप ये बात बिहार में भी कर रहे थे, वहां कितने घुसपैठिए निकले चुनाव के बाद आपने नहीं बताया। आपने झारखंड में बात की कि घुसपैठियों को निकालना है, घुसपैठिए के लिए एसआईआर हो रहा है, और कितने घुसपैठिए निकले वो आपने नहीं बताया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के द्वारा दबाए गए, और मैं समझता हूं सच के आवाज को दबाने की आदत भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रही है। अब आप देखिए दो पक्ष है, मैं बता दूं। एक केरल में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, वहां पे मालाएं गले में डाली जा रही है, लोगों को दिलासा दिया जा रहा है, खुशी के माहौल है, आपस में मिठाइयां बांटी जा रही है। और जो बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने जीत की है, अभी 4-5 जगहों से मुझे रिपोर्ट आ रही है, आसनसोल, बर्दवान, रानीगंज और उसके बाद एक जगह और है, वहां पे आग लगाई जा रही है। जो तृणमूल कांग्रेस के वो टेंट लगे हुए थे, वहां जो कुछ कार्यकर्ता थे उनको मारा जा रहा है, उनके कुर्सियों को तोड़ा जा रहा है। आप समझिए, जिस लोकतंत्र की दुहाई आपके चैनल पे बैठ के बीजेपी के नेता दे रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं ये कैसा लोकतंत्र है? अरे हार और जीत लगी रहती है। आपने जीता, सिस्टम के साथ जीता, चाहे पैसे लगा करके जीते या जैसे मर्जी आपने जीत दर्ज की। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां के जनता को आप परेशान करें, वहां के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार करें। जिस तरीके से आज गुंडई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल में देखा जा रहा है, मैं समझता हूं ये शर्मनाक घटना है और इस पे आप लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल भवानीपुर से हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार जुड़ गए हैं। ऋषिकेश ने लगातार नॉन स्टॉप वहां पर दिन रात एक किया है और फील्ड पर रहे हैं। ऋषिकेश, क्या अपडेट है? और सुनते हैं कि भवानीपुर को लेकर के वहां बहुत ज्यादा नाराज है ममता बनर्जी, काउंटिंग बड़ी धीमी चल रही है, उसके बाद उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। इस वक्त क्या स्टेटस है वहां? अभिलाष जी, देखिए 20 राउंड की काउंटिंग होनी है भवानीपुर में और 16 राउंड की काउंटिंग हो गई है और ममता बनर्जी का जो लीड है वो मात्र 586 वोट का है। 4 राउंड का और मतगणना होना है और जो खुलना है, जो इलाका खुलना है, जो वार्ड खुलना है, उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतती रही है, उसका लीड बड़ा होता है। तो लगभग इस बात की संभावना ज्यादा है कि ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी भवानीपुर से, शुभेंदु अधिकारी उन्हें हरा देंगे। जो संभावना है, औपचारिक तौर पर अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ममता बनर्जी तकरीबन 4 घंटे उसी काउंटिंग सेंटर पर रही और वो बिल्कुल गुस्से में निकली। उन्होंने कहा कि उन पर सीएपीएफ के जवानों ने उन्हें मारा पीटा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकाया। ये भी कहा गया कि उन्हें जबरदस्ती चुनाव हराया जा रहा है। जब वो निकली और बकायदा जब हमने उनसे सवाल पूछा तो ये सब बातें उन्होंने कही और वो कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती चुनाव हराया जा रहा है। तो ये इसका मतलब साफ था, जो उनका गुस्सा था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, लगभग। और ऋषिकेश, आप जो बोल रहे हैं वही अपडेट आ गया, भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। अब 554 वोटों की बढ़त जो है, 554 वोटों की बढ़त शुभेंदु अधिकारी के पास है। जो बात आप कह रहे थे वो सही साबित हो रही है, लग रहा है। नहीं, देखिए मैं अभी वहीं उसी जगह पर मौजूद हूं अभिलाष जी, और चूंकि पुलिस की इतनी भारी व्यवस्था है और अभी ये टाइम लगेगा, ये 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक जाएगा ये मामला, और इसीलिए वो बिल्कुल बेहद स्लो काउंटिंग कर दी गई है और 4 घंटे काउंटिंग रुकी रही जहां जब तक मैं मौजूद था, और इस वजह से लगभग ये बातें तय है। दूसरा जो अपडेट ये है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनाव हरा देंगे भवानीपुर से,
तो वैसे उनका मुख्यमंत्री पद पर जो दावा है वो काफी मजबूत हो जाएगा और रेस में वो सबसे आगे हो जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी, जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी न्यूज रूम में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो जिसकी संभावना ज्यादा है। तीसरी बात यह है अभिलाष जी की जो मध्य प्रदेश में आपने देखा चुनाव में कि शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा नेता, कद्दावर नेता, लाडली बहना जैसे लोकप्रिय योजनाओं के जरिए जो 2/3 बहुमत लाने में कामयाब रहे, 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी नहीं था बल्कि प्रो इनकम्बेंसी था मध्य प्रदेश के चुनाव में। आप सिर्फ चंबल का इलाका छोड़ दे तो बाकी सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी। कमोबेश वही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी थी। 15 साल का शासन था और जितना एक मजबूत चेहरा ममता बनर्जी यहाँ रही थी, बावजूद इनके कि लक्की भंडार, लाडली बहना, जितनी भी बड़ी योजनाएं महिलाओं को लेकर कहा जा रहा था, वहां मामा कहते थे शिवराज सिंह चौहान को, यहाँ दीदी कहती हैं ममता बनर्जी को, और सबको कैश ट्रांसफर स्कीम थे। एक परिवार में एक साल में 1 लाख रुपए बीते कई सालों से ममता बनर्जी दे रही थी और इसीलिए 24 में उन्होंने नतीजे अच्छा किया, 29 लोकसभा की सीटें आई। लेकिन बावजूद इसके जो ममता बनर्जी का गढ़ था और जो कहा जाता है ना कि मुस्लिम जो 28% थे और जिसके बूते कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम और बंगाली अस्मिता पर वो चुना हुआ है, तो उन्हीं मुस्लिम इलाकों में जिसमें मुर्शिदाबाद है, मालदा है, 34 सीटें हैं और जहां 50-60% मुसलमान वोटर्स हैं, वहां पे ममता बनर्जी जो बहुत ही उनका खराब प्रदर्शन रहा। हुमायूं कबीर जो उनके राइवल थे, दोनों जगह से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए। लेफ्ट पार्टी का वहां खाता खुल गया। कांग्रेस पार्टी जो शून्य पर थी उनका वहां खाता खुल गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या 2 से वहां 5 कर ली, 22 का जो गणित है, और ये इन इलाकों में 22 में से 20 सीटें ममता बनर्जी को आ रहा था। मालदा में कमोबेश भी वही स्थिति थी, 12 सीटें, उसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई, 4 सीटें तृणमूल 3 जीती, 1 और वहां लेफ्ट या कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। तो जो मुस्लिम वोट में बंटवारा हो गया, एंटी इनकम्बेंसी वोट हो गया, जो कैश ट्रांसफर स्कीम थे वो कारगर नहीं हुए, जो बंगाली अस्मिता को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा था, महिला जो फैक्टर कहा जा रहा था, वो महिलाओं ने झोली भर कर वोट किया ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। जो करप्शन था, जो कानून व्यवस्था था, तो इसीलिए आप देखिए कि जो कोलकाता में मैं मौजूद हूं, 11 विधानसभा की सीटें हैं और 3 बार से 11 का, 16 का, 21 का चुनाव आप देखें तो एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोली थी। लेकिन इसी 11 में से तकरीबन 4 या 5 पर तो जीत डिक्लेयर हो गया भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया। मिदनापुर जो इलाका शुभेंदु अधिकारी का, जो दूसरा वर्धमान का इलाका जहां से दिलीप घोष चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उन इलाकों में सुपड़ा साफ हो गया है। जो एसटी बनग्राम की सीटें थी, जो आदिवासी बहुल इलाके थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किए और ममता बनर्जी का जो कोर वोट था मुस्लिम और बंगाली अस्मिता, उसमें भी एक बड़ी टूट देखने को मिली और उन इलाकों में ममता बनर्जी को खासा नुकसान उठाना पड़ा जो उनका मजबूत किला था। ठीक है, मैं मुन्ना अहमद खान साहब आपके पास आता हूं। देखिए, मुस्लिम इलाकों में भी ममता बनर्जी की हार होना, इससे लेकर के बहुत सारे कयास लग रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं मीडिया के बहुत सारे बड़े संपादकों के साथ बैठा हुआ था फिल्म सिटी में ही, तो इस पर जरूर चर्चा हुई हमारी कि ये कैसे हो गया भाई, ये तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि मुस्लिम जो है वो भी बीजेपी को वोट कर रहा है। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? अभी हमारे संवाददाता ऋषिकेश ने बहुत स्पष्ट बताया कि चाहे मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, जहां 50 से 60% मुस्लिम मतदाता है, वहां पर भी बीजेपी जीत रही है। मैंने क्या कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना बहुत ही बेहतर तरीके से आता है। सवाल मुस्लिम वोट का नहीं है, सवाल किसी अदर कास्ट के वोट का नहीं है। सारे सिस्टम के साथ ये चुनाव जीतना जानते हैं, इनको पता है कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है। आप बताइए ईमानदारी की बात कहाँ पे है? जब से चुनाव की शुरुआत हुई, पहले चरण की जो वोटिंग हुई है, उसके बाद 16 एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दिए गए। चुनाव आयोग ने कहीं सुनवाई की? नहीं की। तो इस तरीके से नजरअंदाज करना और चुनाव जीतने के बाद ये कहना कि नहीं देखिए मुस्लिम इलाके में भी बीजेपी की सीट निकल रही है। मैं कह रहा हूं बीजेपी की सीट तो समंदर से भी निकल सकती है, नदी नाले से भी निकल सकती है। बीजेपी का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। अब आप देखिए लगातार वहां पे किस तरीके से
एक नारा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में देती आई कि मैं महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि महिलाओं को शक्ति दूं, महिला सशक्त हो। लेकिन आप देखिए, एक महिला को हराने के लिए बंगाल में बीजेपी पूरी सिस्टम के साथ सारे मुख्यमंत्रियों को उतारा। वहां पे जितने भी इनके नेता थे, मंत्री थे, प्रवक्ता थे, सभी को बंगाल में उतारा। किस लिए? कि एक महिला को किस तरीके से वहां हराया जाए। इस तरीके से तामझाम के साथ जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की ही हत्या है। ठीक है, संजय जी आपके पास आता हूं। संजय जी देखिए, यहां पर एक चीज तो देखिए कि जब चुनाव लड़ना होता है तो बहुत सारे साथ नहीं लड़ते, कांग्रेस हुआ, टीएमसी हुआ, लेकिन अगर चुनाव के बाद नतीजे खराब होते हैं तो पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर तो होता है, ये बात तो सही है। और सभी लोग ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सवाल उठाते हैं, एसआईआर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जीते कहां, वहां जहां पर आपने एसआईआर करा लिया, एसआईआर भी वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से करा लिया, वोटर्स के नाम काट दिए। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सामान्यतः यह कहा जाता है राजनीति के क्षेत्र में जो जितना मजबूत होता है उस पर हमला, जैसे कहते हैं ना कि टाइगर पर तमाम प्रकार के लोमड़ी जो अटैक करते हैं, सब मिलकर अटैक करते हैं, वही स्थिति आज भारतीय राजनीति में हो गई है कि यदि बीजेपी अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में लगातार हम 365 दिन जाते हैं, यदि अपना आधार बनाकर हम यदि जनता की सेवा कर रहे हैं, तो ये तमाम वो लोग सब मिलकर हम पर अटैक करते हैं। क्यों नहीं आप लोग मिलकर लड़ रहे हैं आपस में? एक बार सुन लीजिए, यही आपकी कमजोरी है, यही हार और हताशा के कारण आप लोगों का आत्मविश्वास डगमगा गया है। आप यदि एक मिनट, आप सबसे पहले अपने को कमजोर, आप यदि कह रहे हैं कि यदि आप इसका समर्थन कर रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग आकर यहां पर वोट करें, इसका समर्थन करते हैं आप, उसके आधार पर आप चुनाव जीतते हैं। और यदि आज वो अवैध मतदाता बाहर हो गए तो आपको तकलीफ हो रही है। अरे इतनी बड़ी बात है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी यदि बीजेपी जीत रही है, अर्थात आपके कामों से कोई खुश नहीं है। एक यदि कॉलेज के अंदर में एक मेडिकल छात्रा के साथ में रेप होता है, ऐसी क्या महिला मुख्यमंत्री है जो खड़े होकर उसके साथ नहीं रह सकती? तो आखिर परिणाम क्या मिलेगा? चुनाव आयोग बताता क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते क्यों नहीं है? ना ठीक है, मुन्ना अहमद जी बोलने दीजिए उनको, मुन्ना अहमद खान साहब बोलने दीजिए ना। मुन्ना अहमद खान साहब आपके समय वो सुन रहे थे, मुन्ना अहमद खान साहब आपके समय में संजय जी सुन रहे थे, आपने इतने आरोप लगाए, संजय जी को बोलने दीजिए। मुन्ना अहमद खान साहब आपने आरोप लगाए, संजय जी सुन रहे थे, संजय जी को बोलने दीजिए। गलत नीति है, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। राहुल गांधी कह चुके, आप क्या है, आप कौन सी चीज है? अरे आपके जब प्रमुख नेता ही यदि आप आपके स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप तो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं बैठकर। एक महिला यदि गलत तरीके से क्यों नहीं खड़ी हुई आरती करके, जो मेडिकल छात्रा जिसके साथ खड़ी क्यों नहीं खड़ी हुई उसके साथ? नहीं कर रहा ये राज, ये देखिए प्रदेश की, देश की जनता समझदार है। कि मुस्लिम इलाके में बीजेपी की सीट कैसे आ जाती है, और इस पर मैंने जवाब दिया कि बीजेपी चाहे तो पाकिस्तान में सरकार केरल भी नहीं बचेगा। हमारी तैयारी आज से चालू होगी केरल की, और आने वाले समय के अंदर में केरल भी आप देखेंगे। कभी आपको कहते थे ना कि दक्षिण में हमारा खाता नहीं खुलेगा। मुन्ना अहमद खान साहब जरा एक मिनट बोलने दीजिए, मुन्ना अहमद खान साहब जरा बोलने दीजिए, संजय जी को बोलने दीजिए। मुन्ना अहमद खान साहब आपके पास आऊंगा। संजय जी, केरल की बात आप कर रहे हैं, केरल को लेकर बहुत उम्मीदें थी, पर केरल में 0 क्यों सर? एक भी सीट नहीं जीत पाए, क्यों? और मैं तो इनको ये क्या कहेंगे मुन्ना जी, इनके राहुल गांधी स्वीकार कर ली, आज भी बयान था, फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद भी बयान था कि ममता बनर्जी गलत है, इसके कारण से उसका फायदा है, बीजेपी को फायदा है। और आप यहां पर अलग बात कह रहे हैं। अरे पहले एक साथ बैठना सीखिए, देश की विचारधारा को समझिए, देश क्या चाहता है, पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है। ठीक है, अवैध काम आप करते, आपको किसी पे विश्वास नहीं है, न इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, न ईवीएम पर विश्वास है। आप जब चुनाव जीतते तो आपको सब पर विश्वास है। ठीक है संजय जी, कैसे 100 सीट जीत गए आप? ठीक है संजय जी, केरल में जीत गए, यदि गड़बड़ करना रहता केरल में भी होता गड़बड़। ठीक है संजय जी, संजय जी मुझे एक जवाब दीजिए। केरल में बहुत उम्मीदें थी, केरल में बीजेपी से, संजय जी केरल में 0 क्यों, एक भी सीट क्यों नहीं केरल में? संजय जी मत करिए, संजय जी को लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है भाई। संजय जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, देखिए केरल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, केरल में हमने अपने काम को प्रारंभ किया है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, कुछ सीटों की हमने अपेक्षा की थी। अभी हमारे मेयर भी बने थे, हमारी पहले विधायक भी थे,
हमारा अगला टारगेट, हम बिल्कुल निश्चित रूप से मेहनत करेंगे, ग्राउंड लेवल पर करेंगे। ठीक है। अभी हमारा जो मुख्य टारगेट था हमारा बंगाल का था कि बंगाल के अंदर में, चूंकि हम पिछले चुनाव में 77 सीट जीते थे, हम थोड़ी और मेहनत करेंगे तो सरकार बना सकते हैं। ठीक इस है। विश्वास के साथ में हम गए थे और पूरी मेहनत हमने किया। हमारी मेहनत पे अभी तो आकलन करिए मुन्ना भाई। ठीक है, चलिए, दिन रात हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है। ठीक है, चलिए, मैं जल्दी से जरा ऋषिकेश के पास आता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आप दोनों ने उठा दिया है, उसका सवाल का जवाब लेने के लिए मैं चलता हूं। ऋषिकेश, जमीनी स्तर पर क्या है, क्योंकि वहां कहा गया था कि ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी लोगों का एक पूरा का पूरा संदेश देने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी ने यह बताया था कि बहुत दिक्कतें हो जाएंगी अगर बीजेपी आ जाती है। ममता बनर्जी फ्रीबीज देने में बीजेपी से वहां पर आगे थी। आपने खुद बताया 1 लाख रुपए प्रति परिवार को मिल रहा था। अब ऐसा क्या हो गया वहां पर, अभी क्या आप जानकारी जुटा पाए हैं कि भाई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से भी बीजेपी जीत करके आ रही है और ये इतना बड़ा उलटफेर लगभग पलट गया है। 77 पर बीजेपी थी और 215 पर टीएमसी थी। ये उल्टा कैसे आंकड़ा हो गया? देखिए, इसकी बड़ी वजह विलास जी ये रहा कि एक तो मुस्लिम वोट में बंटवारा जो इंटैक्ट था, कहा जा रहा था कि 80-90% वोट जो अब तक ममता बनर्जी को मिल रहे थे वो उस वोट में बंटवारा। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ, और तीसरा बदलाव की लहर। जब 2011 में ममता बनर्जी आई थी अभिलाष जी इसी पश्चिम बंगाल में, तो उस समय जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो 2006 में प्रचंड बहुमत लेकर आए थे और वो जादवपुर की सीट हार गए थे और बिल्कुल उसमें उस वक्त लग नहीं रहा था कि ममता बनर्जी को 185 सीट आ जाएगी। तो बदलाव यहाँ पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से होता है और यह आज का जो चुनावी नतीजा है वो बदलाव के लिए है। एंटी इनकम्बेंसी उसमें महत्वपूर्ण रहा। ममता बनर्जी के खिलाफ उनके तुष्टीकरण की राजनीति भी बहुत बड़ी तादाद में रही। और तीसरा सबसे अहम फैक्टर रहा अभिलाष जी SIR का मामला। SIR में तकरीबन SIR के से 11% वोट बैंक बढ़े हैं और 34 लाख वोटर अभी भी वोट नहीं दे पाए, अपील के दायरे में है वो। और 3 जिलों में जो मुर्शिदाबाद है उसमें 14 लाख वोट कटे, जो मालदा है उसमें 9-9.5 लाख वोट कटे, जो दिनाजपुर है उसमें तकरीबन 6-6.5 लाख वोट कटे। हम लोगों ने ऐसे कई विधानसभा देखे जहां पे 2.5 लाख वोटर है तो वहां 1,34,000 वोट काट दिए गए। जहां पे 2.25 लाख वोटर है वहां पे 96,000 काट दिए गए। जहां पे 2.25 लाख वोटर है वहां पे 68,000 वोट काट दिए गए। और वो सारे के सारे वोटर थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, जो ज्यादातर मुस्लिम इलाकों की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, 34 लाख वोटरों का वोट न देना SIR में, क्योंकि उसके कई सारे तकनीकी कारण थे। उनमें उनके नाम को लेकर प्रॉब्लम थे, उनमें किसी के 4 या 5 बच्चे थे उनकी वजह से थे, उनमें बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे हम लोगों ने देखा। तो ये SIR ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। आने वाले वक्त में जब विश्लेषण होगा तो इस पर भी अहम चर्चा होगी। लेकिन ममता का कोर वोटर टूटना, उनके वोट बैंक में बिखराव, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। नहीं तो जिन इलाकों में 60-70 मुस्लिम बहुल सीटें हैं अभिलाष जी, और अगर वहां पे ममता बनर्जी खराब प्रदर्शन कर रही हैं तो फिर ये सोचने वाली बात है। मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हुआ है और उसमें जो हुमायूं कबीर की पार्टी थी, जिसकी वजह से जो बाबरी मस्जिद इन्होंने बनाने की वहां प्रक्रिया शुरू की थी, उन इलाकों में जहां पे 60-65% मुस्लिम हैं वहां पे 2 सीट वो जीत रहे हैं, दोनों जगह से चुनाव जीत गए हैं। लेफ्ट की पार्टी का खाता खुल रहा है, वहां पे कांग्रेस जीत रही है। अधीर रंजन चौधरी से बड़े सेकुलर नेता कहे जाते हैं, वो चुनाव हार गए। जो 20 साल तक रहे लोकसभा के सांसद, बहरामपुर एक सीट है मुर्शिदाबाद में। तो ये सब बहुत सारे कारण थे और बदलाव एक बड़ा कारण रहा कि बंगाल के लोग बदलाव चाहते थे, टेस्ट चाहते थे, इंडस्ट्री को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे ममता बनर्जी। ठीक है, ठीक है। संजय जी, ये जो पूरी ओवरऑल विक्ट्री कह लीजिए या प्रदर्शन कह लीजिए, जो आपको कहना है, इससे बीजेपी की आने वाले समय में रणनीति पर कोई खास असर पड़ने जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब बीजेपी बहुत ज्यादा हार्डकोर हिंदुत्व का जो चेहरा है उसको लेकर के विक्ट्री आप गेन कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा हार्डकोर हिंदुत्व के पुरोधा माने जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सनातन वर्सेस ममता बनर्जी ये लड़ाई पूरी खड़ी कर दी। ये जो चीजें हैं, ये आप क्या इसी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं या सबका साथ सबका विकास, इन दोनों में से क्या लेकर के आगे बढ़ेगी पार्टी? नहीं, देखिए, जहां जैसी परिस्थितियां, देखिए कई बार ऐसा होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है
केंद्र में सरकार बनने के बाद कि सबके साथ सबका विकास और सबका प्रयास होना चाहिए और सबका विश्वास होना चाहिए। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बहुत, यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर या हम पश्चिम बंगाल की बात करें या किसी एक अन्य प्रदेश की बात करें, आखिर शेष भारत से वहां की व्याख्या या वहां की व्यवस्था अलग क्यों? यदि आज आप कलकत्ता में चले जाएं, पश्चिम बंगाल में जाए, क्यों नहीं विकास के चीजें वहां पे आगे बढ़ रही हैं? क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर में ये सब चीजें थी, शेष भारत था, आर्टिकल 370 की बातचीत थी, सबको मुख्य धारा में लाकर सबके साथ सबका विकास का अर्थ क्या है? देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर में समान रूप से सबको ये इसीलिए तो हम यूसीसी की भी बात करते हैं, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं कि हिंदुस्तान का जो प्रत्येक आदमी है, सबको बराबर का अधिकार, सबको बराबर के साथ में चीजें होनी चाहिए, इस विश्वास के साथ हम काम करते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, यदि उसको डोमिनेट करके गलत तरीके से उनको वोट नहीं देने देना, हाई राइज बिल्डिंग में खड़े होकर टीएमसी के समय यह होता था कि वहां गेट पे लॉक करके यदि उनको वोट नहीं डालने देना, यह कौन सा तंत्र है? हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू यदि आज बड़ी संख्या में है और उनके साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार केवल इसलिए कि जो दूसरा वर्ग है, वो माइनॉरिटी जो है, वो उनका वोट बैंक है, तो ये तो कभी बीजेपी बर्दाश्त इस बात को नहीं करेगी। ना हम दूसरे धर्म के लोगों को करना चाहते हैं। आपने कहा ना कि आखिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी हमको वोट मिला, ये अभी कुछ 2-3 क्षेत्रों में देखिए, अभी जो चर्चा हो रही थी वो कह रहे थे ऐसा नहीं है, जो अवैध वोटर्स भी आते हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर में नहीं फैलते। किसी भी राज्य की आप व्याख्या देखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर में, कुछ जिलों के अंदर में इस तरह के अवैध काम होते हैं जहां पर अवैध वोटर्स बढ़ते हैं। इसलिए आपको मुर्शिदाबाद की बात करें या किसी और जिले की बात करें, इसलिए वहां पर नाम ज्यादा कटे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर हमने काट दिया माइनॉरिटी ज्यादा है, आखिर वो माइनॉरिटी ज्यादा क्यों हो गई? तो मुझे लगता है ये सबका विश्वास होना चाहिए। देखिए और भी बहुत सारे कारण है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय था, 15 वर्ष का एंटी इनकम्बेंसी, राहुल गांधी जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिए, कट मनी करप्शन, ये भी एक बहुत बड़ा विषय था, महिला आरक्षण, ऐसे संवेदनशील मामले को भी आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार देने की बात, बरसों बरस हो गए महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, आप उसमें नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनके मन की भावनाओं को आप नहीं समझ पा रहे, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री रही 15 साल, कम समय नहीं था, यदि वो विश्वास जीत सकती थी। लेकिन यदि एक आरजी कर महिला, फिर से मैं उसको रिपीट करूंगा, एक मेडिकल छात्रा का रेप हो जाता है, उसमें ममता बनर्जी को एक कड़ा एक्शन लेना था, उसमें राजनीति से परे हटकर काम करना था, लेकिन आज उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम आने वाले चुनावों के अंदर में जो परिस्थितियां रहेंगी, ऐसा नहीं है कि हम एकदम कट्टरवाद के साथ में हम चुनाव और हम किसी चीज को उठाकर करते हैं, यदि सबका अधिकार है, इसलिए हम परिस्थिति के अनुसार जैसी चीजें हैं, लेकिन मुख्य एजेंडा हमारा यह है कि विकास के काम के साथ में आज पश्चिम बंगाल की जनता भी चाहती थी कि माननीय मोदी जी के साथ चले, विकास के साथ चले, अन्य राज्यों के अंदर में विकास हो रहा है, उस क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। ठीक है संजय जी आऊंगा, मैं एक अंतिम सवाल के लिए एक बार फिर से आप लोग के पास आता हूं, छोटे छोटे आंसर की उम्मीद के साथ, समय कम है। मुन्ना अहमद खान साहब आपके पास में आता हूं। मुन्ना अहमद खान साहब देखिए, कांग्रेस के लिए केरल की जीत बड़ी जीत है, बिल्कुल सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल, असम या पुडुचेरी, यहां पर जो कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, तमिलनाडु में तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल चीजें ही पलट गई हैं, वहां पर तो जो सोचा भी नहीं था आपने वैसा कुछ हो गया। अब आने वाले समय में मुझे बिल्कुल स्पष्ट बताइए, आपका रास्ता वही होगा जिस पर चलते आए हैं, या वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कुछ चेंजेस लाएंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि जो नैरेटिव सेट किया गया है कांग्रेस के खिलाफ, वो मेजॉरिटी पीपुल को, देश की जो है वो सूट नहीं करता, और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में आप लोग सत्ता से बाहर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा, सही कहा आपने, रास्ता वही होगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बार बार कहा गया है कि जो हमारी विचारधारा है हम उसी पे काम करेंगे, जो हम जिस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव में उतरते हैं उन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। एक बात मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि 15 साल पुरानी बातें, आप राहुल गांधी जी की कोई भी बाइट उठा करके देख लीजिए, जो बयान 15 साल पहले दिए थे वही बयान आज 15 साल बाद भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बार बार हमारे मित्र कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया, राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी की जीत हुई, ममता की हार होनी थी। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने ये जरूर कहा कि बंगाल में बीजेपी नहीं आनी चाहिए, अगर बंगाल में बीजेपी आ रही है तो उसको रास्ता सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी दे रही, ये स्पष्ट तौर पे कहा। लेकिन बयान को तोड़ मरोड़ करके देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो इतिहास रहा है कि किसी बयान को निचोड़ दीजिए, उस बयान को गलत तरीके से इनके आईटी सेल फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सवाल यह है, दूसरा सवाल आपका था कि
चुनाव हार और जीत ये लगा रहेगा, लेकिन हम अपने राहों से नहीं भटकेंगे, हम अपने मुद्दों से, हम अपने जो विचारधारा है उससे नहीं भटकेंगे, जनता के पास दोबारा से जाएंगे। देखिए क्या है कि डाउन फॉल में भी अगर भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य को जीतती है तो मैं समझता हूं बहुत ही चिंता का विषय है। अभी ये कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, ये बात सही है, सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका मिला, लेकिन विकास सिर्फ 5 लोगों के हुए, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। छठा अगर कोई व्यक्ति है जिसका विकास हो तो मित्र बताएं। युवा आपके शासनकाल में बेरोजगार है, ठीक है, जिस महंगाई की बात, ठीक है मुन्ना अहमद खान साहब, समय चूंकि कम है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, महंगाई चरम सीमा पे है। ठीक, बहुत संक्षेप में ऋषिकेश आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये जीत बीजेपी की जीत है या ये फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी इसमें बड़ा मामला है? क्योंकि 15 साल तक सत्ता में अगर कोई भी रहता है तो एक स्वतः ही एक लोग चाहते हैं कि बदलाव करके देख लेते हैं, तो ये वो तो नहीं है कि लेफ्ट और ममता बनर्जी से इतर अब कुछ नया करके देख लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में हो गया, विजय को दे दी गई इतनी सारी सीटें, 108 सीटें, किसी ने नहीं सोचा था, कहा कि भाई ये 2 ही पार्टी हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, नया कुछ कर देते हैं। क्या ये फैक्टर भी है वहां पर? संक्षेप में अभिलाष जी देखिए, बंगाल में जीत का असली नायक अगर कोई यहाँ के आम लोग कह रहे हैं तो वो चुनाव आयोग को कह रहे हैं, थैंक यू इलेक्शन कमीशन। क्योंकि जब धारा 370 हटा था अभिलाष जी, तो जम्मू कश्मीर में 46 या 47 कंपनियां थी, बंगाल के चुनाव में 250, 231 या 235 अर्धसैनिक कंपनियां काम कर रही है और अगले 2 महीने तक काम करेंगी। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं बीते 70 सालों में हुआ कि चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद हिंसा न हुई हो, रक्त रंजित इतिहास न रहा हो। ऐसा पहला चुनाव है जो चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद हिंसा की संभावना बेहद कम तरीके से सामने आया है, न के बराबर आप उसको कह सकते हैं। इसीलिए ये जो भय मुक्त चुनाव कराया गया, चाहे आप इसकी जितनी भी आलोचना करें, भारतीय जनता पार्टी की जीत से कहीं ज्यादा चर्चा चुनाव आयोग के इस प्रयास को लेकर है और उसी के भय मुक्त वातावरण में ये चुनाव कराया जाना ही भारतीय जनता पार्टी के जीत का रास्ता साफ करती है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। संजय श्रीवास्तव जी, छोटा सा कमेंट फाइनली आपसे लूंगा और ये सवाल बनता है, अभी आपने कहा, देखिए कांग्रेस को आप घेर रहे थे, मुन्ना अहमद खान साहब ने साफ कहा कि हम 15 साल पहले जो कहते थे राहुल गांधी आज भी वो कहते हैं, पर बीजेपी का हिंदुत्व के साथ दिक्कत यह है सर कि आप दिल्ली में कहते हैं नेगी जी जाकर के कि मंगलवार को मुस्लिम मीट की दुकान मत खोलो, और वहां जाके अनुराग ठाकुर साहब गले में भगवा गमछा डालकर यह बड़ा तिलक लगा करके मंगलवार को मछली खाते हैं और खाते खाते साथ ही साथ बोलते हैं कि खाएंगे और हर तरह की मछली खाएंगे। मनोज तिवारी कहती है यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ सब जगह से ला करके यही मछली खिलाएंगे। तो आप लोगों का हिंदुत्व जो है जगह जगह पक पक, जैसे बोलते हैं ना, ढाई को उस पर बोली और पानी बदल जाता है, तो आपकी विचारधारा बदल जाती है। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा विचारधारा नहीं है। देखिए ये अलग अलग प्रदेशों के अंदर में अलग अलग सिस्टम्स है। सुन लीजिए पहले मेरी बात, ये अलग अलग सिस्टम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला कोई व्यक्ति मांसाहारी ने है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो है वो। तो इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन हाँ एक हमारी आस्था का विषय रहता है। कभी मंगलवार है कोई चीज है तो उस तरह से दुकानें बंद होना चाहिए, जहां पर नहीं होता वहां पर वो दुकानें चलती भी है। ये अभी राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि हम उसी पे चल रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो देश की अस्मिता के साथ में बाहर जाकर खिलवाड़ करते हैं, विदेशों में जाकर यहाँ के ऊपर में उंगली उठाते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री के ऊपर में, यहाँ के सिस्टम के ऊपर में, यहाँ के चुनाव व्यवस्था के बारे में। आखिर आप अपने देश के अंदर में ही बातचीत करिए ना। जिस प्रजातंत्र और लोकतंत्र की बात करते हैं कि हम वही बात करते हैं, तो आप देश के अंदर में करिए। आप तो दुनिया के अंदर में माखौल उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम वही हैं, वही विचारधारा के। आपकी विचारधारा यही है कि आपके पास में सत्ता है तो सब कुछ ठीक है, और यदि दूसरा दल आता है तो आपके लिए फिर कहीं कोई चीजें नहीं है। विपक्ष तो ये करता है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संजय जी, कांग्रेस के नेताओं के बयान है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विदेश जाते थे, तो क्या वो यूपीए सरकार की तारीफ करते थे क्या? ये तो विपक्ष का काम होता है ना, सरकार की कमियां निकालना। जी मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं हाँ भाई, लेकिन ये कौन सा इनको अधिकार है कि दुनिया के अंदर में जाके देश का मजाक उड़ा रहे हैं? ऋषिकेश जी जो है पर हमला कर रहे हैं। ऋषिकेश जी कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं आप आंतरिक लड़ाई के अंदर में करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, हम और आप लड़ेंगे। ऋषिकेश जी बिल्कुल अभिलाष जी, एक बड़ा अपडेट ये है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई है भवानीपुर से। 15,113 वोट से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें
चुनाव हरा दिया है। देखिए वही हुआ है। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा आपसे कुछ ही मिनटों में हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन 20वें राउंड की गिनती के बाद शुभेंदु अधिकारी 15,113 वोट से चुनाव जीत गए हैं। ये अपडेट था दर्शकों के लिए। मैं ऋषिकेश बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। लगातार आप इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में दिन रात वहां पर लगे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वहां की स्थिति जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका करूंगा। मुन्ना अहमद खान साहब हमारे साथ बहुत शॉर्ट नोटिस पर जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और संजय श्रीवास्तव जी ने आज का विशेष दिन हमें दिया, उसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। तो देखिए ये नतीजे चुनाव के नतीजे हैं, और हर चुनाव पर इसलिए आपको बारीकी से नजर रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान के दक्षिण से लेकर के पूरब तक, उत्तर से पश्चिम तक, कहीं भी अगर कोई भी चीजें होती हैं सियासी तौर पर तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। आबो हवा हमें समझनी चाहिए कि सियासत की क्या हो रही है। मुद्दे चुनावों में तय हो जाते हैं कि आगे सियासत किस दिशा में चलेगी। ममता बनर्जी का जाना, असम में हेमंता विश्वा शर्मा का फिर से आना, केरल में कांग्रेस का मजबूत हो जाना, उभर करके आ जाना, पुडुचेरी में फिर से बीजेपी का कुर्सी पर जम जाना और टीवी के जैसी नई पार्टी का उदय होना, ये बहुत बड़े सियासी संदेश लेकर आएंगे। अब आने वाला वक्त आपको बता देगा कि इन सियासी परिणामों का असर क्या होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, बहुत सी गलतियां पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो सुधार भी लेंगे और कुछ नई गलतियों की तैयारी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने दर्शकों का भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट थे उनका भी शुक्रिया। नमस्कार।